वेलकम KMR ट्यूटोरियल। मैं आपका KMR हूँ। आज हमारा विषय हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित प्रश्न पिछले टेट और DSE में ज़्यादातर पूछे गए हैं, इसलिए आप सब लोग इस विषय के ओर भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है। हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी है। भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी आती है। भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी आती है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 चरणों में विभाजित की गई है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 चरणों में विभाजित की गई है। पहला प्राचीन आर्य भाषाओं और दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषाएं और तीसरा आधुनिक आर्य भाषाएं। पहला प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषाएं, तीसरा आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं। प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति आती है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं और आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से उद्भव होने वाली प्रांतीय भाषाएं जैसे राजस्थानी, गुजराती जैसे आदि भाषाएं आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं। प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं प्राग ऐतिहासिक समय से लेकर ईसवी पूर्व 500 तक है। प्राग ऐतिहासिक समय से लेकर ईसवी पूर्व 500 तक होने वाली भाषाओं को प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति आती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? एक परिवर्तनशील है। इसलिए वैदिक संस्कृति में कुछ परिवर्तन होकर लौकिक संस्कृति बनी है। वैदिक संस्कृति में कुछ परिवर्तन होकर लौकिक संस्कृति में बने हैं। माने ध्वन्यात्मक रूप या व्याकरण नियमों को कुछ नियम बदलकर लौकिक संस्कृति के रूप में बदल गए हैं। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। इन 3 भाषाओं को प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत और द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहते हैं 3 भाषाओं को। प्रथम प्राकृत के अंतर्गत पाली आती है। द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत प्राकृत आती है। यह साहित्यिक प्राकृत है द्वितीय प्राकृत। और तृतीय प्राकृत के अंतर्गत अपभ्रंश आती है। प्रथम प्राकृत या पाली अशोक के शिलालेख में ज्यादातर मिलता है। प्रथम प्राकृत या पाली। गौतम बुद्ध ने अपने प्रसंगों को पाली भाषा में किया है। गौतम बुद्ध अपने प्रसंग किस भाषा में किए हैं? पाली भाषा में किए हैं। और प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, वर्धमान महावीर ने अपने प्रसंगों को प्राकृत भाषा में किए हैं। प्राकृत भाषा में किए हैं। यह द्वितीय प्राकृति ही साहित्यिक प्राकृत है। द्वितीय प्राकृति ही साहित्यिक प्राकृति। प्राकृति को जनसामान्य की भाषा कहते हैं। प्राकृति को क्या कहते हैं? जनसामान्य की भाषा कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्राकृत को प्राइमरी प्राकृत कहा है। प्राकृत को क्या कहा है? प्राइमरी प्राकृत कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्राइमरी प्राकृत कहा है प्राकृत को। राजशेखर ने प्राकृत भाषा को मीठी तथा संस्कृत भाषा को कठोर कहा है। राजशेखर ने प्राकृत भाषा को मीठी तथा संस्कृत भाषा को कठोर भाषा कहा है। प्राकृत व्याकरण के लेखक वररुचि। प्राकृत व्याकरण के लेखक वररुचि। वररुचि के द्वारा रचित प्राकृत व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश। वररुचि के द्वारा रचित और एक ग्रंथ प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर। वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम को टीका लिखकर प्राकृत पैंगलम की भाषा अवहट्ट कहा है। प्राकृत पैंगलम की भाषा अवहट्ट कहा है। डॉक्टर रिचर्ड ने प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखा है।
डॉक्टर रिचर्ड ने प्राकृत भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखा है। ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। और उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश के अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है पतन। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पतन। अपभ्रंश शब्द का प्रथम बार प्रयोग पतंजलि ने महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रथम बार प्रयोग पतंजलि ने महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश नाम तो चंड ने किया था। आचार्य चंड ने अपभ्रंश नाम लिया है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रथम बार पतंजलि ने महाभाष्य में किया है। अपभ्रंश भाषा प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी है। अपभ्रंश भाषा क्या है? प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी क्या है? अपभ्रंश भाषा है। क्योंकि किसी ना किसी आधुनिक आर्य भाषाएं किसी ना किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से ही उद्भव हुई है। किसी ना किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से ही उद्भव हुई है। इसके बारे में अगले देखेंगे। और उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश का नाम किसने लिया था? आचार्य चंड ने लिया था। अपभ्रंश और अपभ्रष्ट। अपभ्रंश शब्द के लिए कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश कहा है और कुछ विद्वानों ने अपभ्रष्ट कहा है। इसलिए अपभ्रंश से बनी है अवहंस, देसी भाषा, ग्रामीण भाषा, आबिरों की भाषा, अभिरोक्ति भाषा। अपभ्रंश से बने हैं अवहंस, देसी भाषा, ग्रामीण भाषा, आबिरोक्ति भाषा, आबिरों की भाषा और अभिरोक्ति भाषा। आबिरों की भाषा, आबिरों की भाषा दंडी ने किया। आचार्य दंडी ने आबिरों की भाषा कहा है अपभ्रंश को। भरत मुनि ने अपभ्रंश को आबिरोक्ति भाषा कहा है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अभिरोक्ति भाषा कहा है। और उसके बाद अपभ्रंश अपभ्रष्ट से अवहट शब्द बने हैं। अपभ्रंश से अवहट शब्द बने हैं। स्वयंभू ने अपने व्याकरण ग्रंथ पौंसरेयु में अवहत शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग किया है, अवहत शब्द का प्रयोग। अपभ्रंश के बारे में प्रथम उल्लेख शिलालेख में वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख ताम्र शिलालेख में मिलता है। शिलालेख में अपभ्रंश का प्रथम बार उल्लेख वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के ताम्र शिलालेख में उपलब्ध मिलती है। वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय ने इस शिलालेख में प्रकट किया है अपने पिता ग्रहसेन ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में प्रबंध काव्य लिखने के निपुण बताए गए हैं। दामोदर भट्ट ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ में वैशाल नगर की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। वैशाली नगर की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट कहा है। अपभ्रंश भाषा में प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा ग्रंथ। धनपाल के द्वारा रचित भविष्यत कहा ग्रंथ। भविष्यत कहा ग्रंथ के संपादक डॉक्टर याकोबी। भविष्यत कहा ग्रंथ के संपादक डॉक्टर याकोबी। डॉक्टर हरदेव बहारी के आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपभ्रंश का स्वर्णयुग 700 से लेकर 1100 तक माना है। माने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक होने वाले समय को अपभ्रंश का स्वर्णयुग कहा है डॉक्टर हरदेव ने। और उसके बाद अपभ्रंश के वेद देखें। अपभ्रंश के वेद नेम साधु ने अपभ्रंश को 3 वेद माना है। नेम साधु ने अपभ्रंश को 3 वेद माना है। उपनागर, आबिर और ग्राम्य। उपनागर, आबिर और ग्राम्य, यह 3 नेम साधु ने माना है। और मार्कंडेय ने अपभ्रंश को 3 वेद माना है। नागर,
उपनागर और ब्राचड़। नागर माने गुजराती बोली, उपनागर माने राजस्थानी बोली और ब्राचड़ माने सिंधी बोली को मार्कंडेय ने माना था। और डॉक्टर याकोबी ने सनत कुमार चरूर ग्रंथ में अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं। उत्तरी अपभ्रंश, पूर्वी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश, इन 4 भेदों को माना है डॉक्टर याकोबी ने। डॉक्टर तागेर ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश ग्रंथ में अपभ्रंश को 3 भेद माना है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी माना है। पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी माना है डॉक्टर तागेर ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद होने वाली ग्रंथों को अवहट कहते हैं, क्योंकि अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच में 300 साल तक किसी भी भाषा को नहीं सुना है, क्योंकि थोड़ा सा अंतराल है। इस अंतराल में लिखने वाले काव्यों को कुछ विद्वानों ने अपने भाषा को अवहट माना है। अपने भाषा को क्या माना है? अवहट माना है। इसलिए सुनीता कुमार चटर्जी ने कहा था कि अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है अवहट। पहले हम सुना है प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है अपभ्रंश। अभी हम सीख रहा है अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है अवहट। सुनीता कुमार चटर्जी ने कहा था। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी को परवर्ती अपभ्रंश या अवहट कहते हैं। अवहट शब्द का प्रथम बार प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया है। डॉक्टर वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम को अवहट भाषा कहा है। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को अवहट भाषा कहा है। क्या कहा है? अवहट भाषा कहा है। इस प्रकार अपभ्रंश या अपभ्रष्ट के मुख्य विशेषताएं देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। प्राकृत भाषा कहा है। नेक्स्ट, अपभ्रंश या अवहट से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा या अवहट भाषा ऊकार बहुल भाषा है। अपभ्रंश भाषा हिंदी के सर्वनामों का विकास अपभ्रंश से ही हुई है। अपभ्रंश दोहा अपभ्रंश भाषा का मौलिक और सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। दो छंद मिलकर लिखने की प्रवृत्ति माने रोला, कुंडलिया जैसे छंदों की लेखनों की प्रवृत्ति अपभ्रंश से ही हिंदी अपनाई है। ये अपभ्रंश भाषा से संबंधित विशेषता प्राचीन कालीन हो गई है और मध्यकालीन हो गई है। अभी हम आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के बारे में देखेंगे। आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से ही उद्भव हुई है। आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के विकास किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुई है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिम हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिम हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी। और अर्धमागधी से पूर्व हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट है। पूर्व हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका कोड है अबच्छा माने अवधी, बा माने बघेली, चा माने छत्तीसगढ़ी।
और अर्धमागधी के बाद महाराष्ट्री, महाराष्ट्र से बने हैं मराठी, और उसके बाद ब्राचड़, ब्राचड़ से बने हैं सिंधी, ब्राचड़ से बने हैं, ब्राचड़ अपभ्रंश से बने हैं सिंधी, और उसके बाद पैसाची, पैसाची अपभ्रंश से बने हैं लहंदा और पंजाबी, और उसके बाद कस, कस अपभ्रंश से बने हैं पहाड़ी। ये सब आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग KMR ट्यूटोरियल। प्लीज सब्सक्राइब आवर KMR ट्यूटोरियल। थैंक यू।